नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस जो आज 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वैसे हालांकि मेरे जितने भी वीडियो उनमें काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपने रिसेंटली पूछ रखे हैं उसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि जो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ ब्लो डाउन एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। ओके, तो ब्लो डाउन एक्चुअल में अगर हम बॉयलर की बात करें तो ब्लो डाउन होता है जो हमारा ड्रेन करते हैं हम, जो बॉयलर है उसको ड्रेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लो डाउन। ये अगर हमारा बॉयलर है तो इसमें ये जितने भी जो हमारी बॉयलर की ट्यूब्स लगी रहती है यहाँ पर, सुपर और उसके बाद रीहीटर वगैरह, तो जो बॉयलर है इनकी ट्यूब से हमने अलग अलग जगह से हमने जो ड्रेन है वो लगा रखे होते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास में सेपरेटर है तो सेपरेटर से, या जो ड्रम है तो ड्रम के बॉटम से हमने ड्रेन करने का एक वाल्व लगा रखा होता है, और इस वाल्व को बोलते हैं ब्लो डाउन वाल्व। ठीक है, और ये ब्लो डाउन क्यों किया जाता है कि जब भी हमारे पास में बॉयलर के जो बॉयलर का जो फीड वाटर है, फीड वाटर की जो केमिस्ट्री है उसको मेंटेन करने के लिए हम ये ब्लो डाउन करते हैं। और एक्चुअल ब्लो डाउन क्या करते हैं कि जो ड्रम के अंदर या जो सेपरेटर के अंदर वाटर है उसको ड्रेन करते हैं, और जब तक ड्रेन करते जाएंगे जब तक हमारी जो सिलिका और जो आयरन और या जो हमारे जो पीएच है, ये जैसे ही हमारी जो बॉयलर फीड वाटर की जो केमिस्ट्री है या जो स्टीम के अंदर जो सिलिका और आयरन का जो कंटेंट है वो जैसे ही हमारा लिमिट में आ जाएगा 0.1 ppb से जो हमारा रहता है 20 ppm से कम रहना चाहिए, तो ये जैसे ही अचीव हो जाता है हम इस ब्लो डाउन वाल्व को बंद कर देते हैं। या रनिंग यूनिट के अंदर जैसे ही अगर मान लो सिलिका बढ़ जाएगी या आयरन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम ये ब्लो डाउन वाल्व 5 से 10% या कंटेंट के ऊपर, अगर ज़्यादा सिलिका है तो 20-25% तक भी खोल के रखते हैं, और जैसे ही हमारी सिलिका मेंटेन हो जाती है इस वाल्व को बंद कर देते हैं। तो ब्लो डाउन वाल्व बेसिकली कोई भी इक्विपमेंट होता है उसको ड्रेन करने का जो है ये सिस्टम रहता है, उसको हम ब्लो डाउन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैकआउट ऑपरेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसका ओवरव्यू है। तो इसमें अगर हमारा सिस्टम ब्लैकआउट होता है, ब्लैकआउट का मतलब ये है कि हमारा जो जनरेटर यहाँ पर जो ग्रिड को सप्लाई दे रहा था, ये अब क्योंकि जनरेटर भी यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा, और ये जो ग्रिड थी इस ग्रिड का हमारे पावर प्लांट से पूरा कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पावर प्लांट में जितने भी इक्विपमेंट रनिंग में थे वो सब बंद हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी सिस्टम चल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे ही ग्रिड फेलियर होता है या ब्लैकआउट होता है, हमारा जो स्टेशन है वो आइसोलेट हो जाता है। किसी वजह से ग्रिड फेलियर नहीं हुआ लेकिन हमारा स्टेशन आइसोलेट हो गया, ना तो हम ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे ना ही उससे ले रहे, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे ही हमारा जो ये जो यूनिट ट्रिप होगी और जो हमारा ग्रिड फेलियर होगा, तो हमारे को क्या करना है कि हमारा डीसी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और डीसी सिस्टम क्या होता है, जो बैटरीज रहती है, डीसी बैटरीज रहती है, वो हमारी यहाँ पर सप्लाई देना शुरू कर देती है। जो जो हमारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स रहते हैं उनको डीसी बैटरी सप्लाई देने लग जाती है। और इमरजेंसी इक्विपमेंट्स में हमारे पास में क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा जो थर्मल पावर प्लांट का ओवरव्यू है। तो हम सबसे पहले जनरेटर से शुरुआत करेंगे।
तो जो जनरेटर है उसके अंदर हमारे डीसी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो जनरेटर के अंदर हाइड्रोजन जो हमने फिल कर रखी है उसकी सीलिंग के लिए यहाँ हमने जो सील ऑयल पंप लगा रखा है। अगर ये सीलिंग हट जाएगी, अगर ये सील ऑयल पंप बंद हो जाएगा तो हाइड्रोजन बाहर निकल सकती है और उसका जो एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर DCSOP लगा के रखेंगे, सील ऑयल पंप। ठीक है, तो ये चलना चाहिए। अगर आपका ये चल रहा है तो ये हाइड्रोजन की सीलिंग कर देगा और जनरेटर हमारा सेफ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इमरजेंसी है वो है हमारा टरबाइन के जो बेरिंग्स है उन पे लुब्रिकेशन। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास में अगर टरबाइन अभी जस्ट ट्रिप हुई है तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या क्या चलना चाहिए। बारिंग के लिए हमारा चलना चाहिए JOP और लुब्रिकेशन के लिए चलना चाहिए LOP। तो हमारे पास में ये DCLOP और DCJOP ये रनिंग में होने चाहिए। जैसे ही आपकी ब्लैकआउट की कंडीशन आई है तो हमारा DCLOP और DCJOP ये दोनों तुरंत आ जाने चाहिए। ठीक, अब ये हो गया हमारा टरबाइन का। अब हम देख लेते हैं कि बॉयलर का। तो बॉयलर में जैसे ही हमारे पास में अगर ये जो सप्लाई फेलियर होता है तो हमारा जो FD ID फैन और जितना भी हमारा जो मिल पल्वराइजर है, फीडर है, ये सब ट्रिप हो जाएगा। तो हमें बॉयलर का आपको यहाँ पर ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में। अगर मान लो इसमें अगर बाईपास ओपन हो जाते हैं, HP बाईपास और LP बाईपास ओपन हो जाते हैं तो बढ़िया बात है। नहीं भी होते हैं तो यहाँ हमारे पास में जो सेफ्टी वाल्व है वो पॉपअप हो जाएगा और जो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे को जो नेक्स्ट थिंग है वो देखना है कंडेंसर। क्योंकि हमारे पास में वैक्यूम पंप था वो ट्रिप हो चुका है और हमारे पास में DC वैक्यूम पंप रहता नहीं है, तो यहाँ पर स्टीम एक्यूमुलेट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर CW पंप भी ट्रिप हो चुका है, अब हीट भी कोई ले जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टीम एक्यूमुलेट हो रही है उसका क्या करना है, हमारे पास में यहाँ पर वैक्यूम ब्रेकर लगे रहते हैं। जो LP टरबाइन है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर वैक्यूम ब्रेकर रहता है और उस वैक्यूम ब्रेकर को आप कंडेंसर में मान लीजिए, ये कंडेंसर के अंदर जो वैक्यूम ब्रेकर लगा रहता है इसको आपको ओपन करना है और इसको आपको विथ इन सेकेंड्स में ओपन करना है। क्योंकि ये वैक्यूम ब्रेकर आपका कंट्रोल्ड एयर जो कंट्रोल एयर जो है हमारी कंप्रेसर से आ रही है उससे ये ऑपरेट होगा। और कंट्रोल एयर के अंदर जैसे ही हमारा सिस्टम ट्रिप होता है उसके कुछ देर तक हमारे पास में जो प्रेशर है वो रहेगा और कुछ आपकी 30 सेकंड या 40 सेकंड बाद में, क्योंकि हमारे पास लाइन में प्रेशर ही नहीं रहेगा तो ये जो है वो ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि वैक्यूम ब्रेकर आपको जैसे ही अगर तो ग्रिड फेल्योर की कंडीशन में ट्रिप होती है तो वैक्यूम ब्रेकर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे ओपन करना है। क्योंकि जब आपका ये जो बॉयलर से जो स्टीम आ रही है वो HP टरबाइन को बाईपास करेगी, उसके बाद में RH के थ्रू LP टरबाइन को बाईपास करके ये कहाँ जाएगी, ये कंडेंसर में ही जाएगी। और जो कंडेंसर में जाएगी तो वहाँ ये एक्यूमुलेट होके अब यहाँ पर एक बहुत ही जो डेंजरस फिनोमिना है वो हैपन होगा। और वो क्या होगा कि अगर आपका जो टरबाइन है वो अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो अगर मान लो आपने जो यहाँ पर बाईपास किया था, LP बाईपास जो आया था उसकी स्टीम को आपने इसमें कंडेंसर में डाल दिया तो यहाँ पर टरबाइन में बैक प्रेशर बनाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो स्टीम इधर से जो LP बाईपास से जो टरबाइन के अंदर जो बैक प्रेशर बना रही है ये टरबाइन को उल्टा घुमाने की कोशिश करेगी। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लेड्स है वो डैमेज हो जाएगी। क्योंकि ये टरबाइन बारिंग गियर पे अभी क्योंकि जस्ट ट्रिप हुई है तो 3000 से नीचे आता आता ये अभी बारिंग गियर पे आया होगा, या बारिंग गियर पे नहीं भी आया है तब भी ये क्योंकि रोटेट हो रहा है और नीचे से भी अगर इसको प्रेशर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ जो LP टरबाइन की ब्लेड्स है वो डैमेज होने का खतरा है और वो टूट सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो वैक्यूम ब्रेकर है इसको
खोल देंगे और यहाँ से ये स्टीम पूरी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मान लो इस कंडीशन में अगर वैक्यूम ब्रेकर आपका नहीं खुला तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो एलपी टरबाइन है इसके अंदर प्रेशर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, और ये जब प्रेशर लगभग 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंच जाएगा तो ये हमारा जो यहाँ पे सेफ्टी वाल्व्स लगे रहते हैं ये ओपन हो जाएंगे। इसको रेप्चर डिस्क भी बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या क्यों ओपन हो जाती है? क्योंकि जो एलपी टरबाइन की ब्लेड्स हैं उनको डैमेज होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन जो करना है हमारे को इसमें। अब अगला देख लेते हैं कि ये तो था कि हमारे को हमारा सिस्टम बचाने के लिए हमने जो तुरंत हमने क्या क्या किया। ठीक है, अब आपने एक बार जो टरबाइन था, जनरेटर था, उसका सिस्टम तो बचा लिया। अब नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये है कि जो डीसी बैटरीज है वो भी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, तो अब आपको चलाना है जो हमारा डीजल जनरेटर है वो। जैसे आप डीजल जनरेटर चला लोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे जो एलओपीज और जो चल रहे थे उनको इस डीजल जनरेटर पे ले लोगे। ठीक है, अब आपने जब डीजी चला दिया है उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा एपीएच है इसकी भी मोटर जो पहले की किससे चल रही थी, जब सिस्टम चल रहा था तो ऐसी चल रही थी। जैसे यूनिट ट्रिप हुई तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंप्रेस्ड एयर है उससे ये जो एयर मोटर है उससे कुछ देर ये चल गई। लेकिन जैसे ही ये डीजी आया तो आपको इस डीजी की सप्लाई से जो हमारा एयर प्री हीटर है उसकी मोटर भी आपको रनिंग में रखनी है। ठीक है, तो जो मोटा मोटा इक्विपमेंट है वो है आपका सील ऑयल पंप, उसके बाद में टरबाइन के एलओपी और जेओपी, उसके बाद में वैक्यूम ब्रेकर, और उसके बाद में आपका जो एयर प्री हीटर है इसका आपको ध्यान में रखना है। अब आपको देखना है कि ये यूनिट को वापस लाइट अप कैसे करना है। तो यूनिट को वापस अगर आपको लाइट अप करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ग्रिड से इसको कनेक्ट करेंगे। किसको? जो हमारा स्टेशन ट्रांसफॉर्मर है या जो यूएटी है, ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर है, उसको हम ग्रिड से हम इसको कनेक्ट करके हम बिजली जो हमारे जो इनपुट लेंगे और उसके बाद हमारे सारे सिस्टम को चलाएंगे। अगर ग्रिड फेल्योर का कंडीशन है तो सबसे पहले जो हमारा सिस्टम जो ग्रिड को चार्ज करेगा वो करेगा हमारा जो हाइडल प्रोजेक्ट रहते हैं, हाइड्रो पावर जो रहता है उससे हमारा ग्रिड चार्ज करेंगे हम, और उसके बाद में इस ग्रिड को जो सोलर और इन सब से लिंक करके ग्रिड को थोड़ा वेटेज आने देंगे उसमें। और जैसे ही ग्रिड से अगर उसमें सप्लाई हेल्दी हो जाएगी उसके बाद में हम ग्रिड से सप्लाई लेंगे हमारे स्टेशन पे, और फिर हम अगेन फिर लाइट अप प्रोसीजर शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप ब्लैकआउट कंडीशन में क्या क्या करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि डी सुपर हीटिंग और अटेम्प्टेटर क्या होता है। ठीक है, तो डी सुपर हीटिंग क्या होती है कि हमारा अगर ये बॉयलर है, अगर मान लो यहाँ पे ड्रम मान सकते हो, अगर ये सेपरेटर या ड्रम कुछ भी बोल दो, इससे जो स्टीम जाएगी वो जाएगी हमारी सुपर हीटर के अंदर। ठीक है, और सुपर हीटर से एमएस बन के एचपी टरबाइन के अंदर जाएगी। तो जो सुपर हीटर के अंदर जो जा रही है, जो सुपर हीटर के अंदर जो स्टीम जा रही है, उस स्टीम का टेम्परेचर है वो हमेशा ही जो हमारा डी सुपर हीटिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, अब डी सुपर हीटिंग जोन में क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ सुपर हीटर में जो हीट है वो इस स्टीम को मिलेगी और ये स्टीम सुपर हीटेड हो जाएगी। तो हमारे को ये देखना है कि जो ये सुपर हीटर के अंदर जो स्टीम आ रही है उसका टेम्परेचर कंट्रोल में होना चाहिए, और ये उतना ही होना चाहिए जिससे कि हमारे जो सुपर हीटर के आउटलेट पे जो टेम्परेचर आएंगे
वो लगभग 550 मान लो, या अगर सब क्रिटिकल बॉयलर की बात करेंगे तो यहाँ 535 या 530 के आसपास रखते हैं, ठीक है। और जो सुपर क्रिटिकल की बात करेंगे तो 550-560 डिग्री का टेम्परेचर हम रखते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो डी सुपर हीटर है, यहाँ पे डी सुपर हीटर लगा रहता है। ये डी सुपर हीटर क्या करता है, जो हमारा BFP है, यहाँ से जो BFP ये रहा, इस BFP से एक स्प्रे की लाइन लेगा और यहाँ पर स्प्रे करेगा और यहाँ पर लगभग 400 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। अब 400 डिग्री क्यों रख रहा है, क्योंकि 400 डिग्री टेम्परेचर के बाद ये सुपर हीटर में जाएगी और यहाँ से 130 से 160 डिग्री टेम्परेचर का गेन करके ये MS बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पर जो सिस्टम लगा रहता है, उसको हम बोलते हैं डी सुपर हीटर या अटेम्पटेटर, ठीक है। ये यहाँ पर स्प्रे जो लगा रहता है, स्प्रे का नोजल जो लगा रहेगा, इसको बोलेंगे डी सुपर हीटर या अटेम्पटेटर, ओके। और इसमें जो पानी आ रहा है वो पानी कहाँ से ले रहे हैं स्प्रे के लिए, वो ले रहे हैं BFP से, BFP के आउटलेट से। तो फिर अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन बॉल क्लीनिंग ऑफ कंडेंसर, ठीक है। तो ये हमारा कंडेंसर है। जो कंडेंसर होता है उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी ट्यूब्स लगी रहती है और ये इन ट्यूब्स के अंदर जो हमारा CW वाटर है वो फ्लो करता है। जो कूलिंग वाटर है ये फ्लो करता है, ये बहुत सारी ट्यूब्स लगी रहती है इसमें, ठीक है। तो इन ट्यूब्स के अंदर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक हमारे पास में पंप रहता है। इस पंप से हम यहाँ पर इसमें जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर हम रनिंग प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो छोटी छोटी बॉल्स रहती है, इसको जो पानी है, वाटर है, कूलिंग वाटर है, उसके साथ फ्लो करवाते हैं इस कंडेंसर में। और यहाँ पर जो बॉल कलेक्टर लगे रहते हैं, बॉल कलेक्टर, यहाँ पर ये बॉल कलेक्ट हो जाती है और यहाँ से आगे जो CW है वो कूलिंग टावर में चला जाता है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन क्लीनिंग में क्या होती है, ये पंप क्या करता है कि यहाँ से जो बॉल कलेक्टर है, यहाँ से बॉल इसमें जाएगी, इस पंप में जाएगी और इस पंप से ये बॉल फ्लो करेगी और जो कूलिंग वाटर के साथ में ये, तो ये बॉल की साइज़ इस हिसाब से तय रहती है कि ये बॉल जब इस ट्यूब के अंदर से होकर जाएगी तो ये अपने साथ में सारा जो स्लज है वो लेते हुए निकलेगी और जो ट्यूब है उसको क्लीन कर देगी। तो ये था हमारा ऑनलाइन बॉल क्लीनिंग सिस्टम जो कंडेंसर को क्लीन करता है। फिर अगला क्वेश्चन है FSSS क्या होता है। तो जो हमारा FSSS है इसको हम बोलेंगे फर्नेस सुपरवाइजरी सेफ गार्ड सिस्टम, ठीक है। फर्नेस सुपरवाइजरी सेफ गार्ड सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि हमारा जो बॉयलर है वो किसी भी वजह से एक्सप्लोसन इसमें नहीं होना चाहिए या बॉयलर फटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करता है कि ये अपने जो फ्यूल है, बॉयलर जो रहता है हमारा 3 चीज़ों से रिलेशन रखता है। एक तो हमारा जो फीड वाटर है, ठीक है, दूसरा जो स्टीम है, और जो तीसरी चीज़ है वो है हमारा जो फ्यूल, ठीक है। फ्यूल के अंदर हमारी जो कोल हो गया, जो ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये जो फर्नेस सुपरवाइजरी सेफ गार्ड सिस्टम है, ये क्या देखता है कि ये ध्यान में रखता है कि बॉयलर किसी भी वजह से ऐसी कंडीशन में ऑपरेट नहीं होना चाहिए कि जिस वजह से बॉयलर को कोई नुकसान हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखता है फर्नेस का प्रेशर।
फर्नेस का प्रेशर क्या होता है, जो हम आईडी वो जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन और एफडी फैन होते हैं उनसे हम कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये स्लाइटली नेगेटिव रखते हैं, जैसे यहाँ पे -7 mm CW है, ठीक है। तो ये देखता है जो हमारा फर्नेस का प्रेशर हो गया, उसके साथ में जो यहाँ पर जो कोल आ रहा है, जो पीए फैन चल रहे हैं, जो एफडी फैन चल रहे हैं और आईडी फैन चल रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारा एयर का सिस्टम है उसका ध्यान रखेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे जो फायर बॉल बन रही है, तो उसके लिए हमारे पास स्कैनर लगे हुए हैं। हर बर्नर पे, जितने भी बर्नर है उन पे स्कैनर लगे हुए हैं। तो उन स्कैनर्स का ध्यान रखेगा कि कहाँ पर फ्लेम है, कहाँ फ्लेम फेलियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी मिल चल रही है उनका ध्यान रखेगा। साथ में जो हमारे जो बाईपास है, सॉरी जो एमएस और जो बाईपास की लाइन है, उनका भी ये जो है ये ध्यान रखेगा कि इनमें जो फ्लो है वो एमएस का फ्लो कितना है, ठीक है। यहाँ पर एयर का फ्लो कितना है वो भी देखेगा। यहाँ पर इकोनोमाइज़र के अंदर जो फीड फ्लो हो रहा है उसका भी देखेगा कि फीड फ्लो कितना है, मिनिमम इको फ्लो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के जो FSSS है वो हमारा जो फर्नेस है उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उनकी सेफ्टी के लिए लगा है। अगर किसी भी वजह से इसको लगता है कि बॉयलर सेफ नहीं है तो ये MFT कर देता है, मास्टर फ्यूल ट्रिप, ठीक है। मास्टर फ्यूल ट्रिप में क्या होता है कि जितना भी हमारा ऑयल और जो कोल जा रहा था, फ्यूल किसी भी तरीके से इसमें जा रहा था, वो सब ट्रिप हो जाएगा, यानी बॉयलर इस कंडीशन में ट्रिप हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आने वाली थी कि उससे बॉयलर डैमेज हो सकता है तो वो चीज़ नहीं होगी, उससे पहले पहले ये MFT कर देगा। तो फर्नेस सुपरवाइजरी सेफ गार्ड सिस्टम हमारे बॉयलर को सेफ रखने के लिए है। और ये क्या क्या चीज़ देखेगा, फर्नेस का ड्राफ्ट देखेगा, फर्नेस के अंदर एयर कितनी आ रही है, इको इनलेट पर फीड वाटर कितना है, जो हमारे स्कैनर्स है वो फ्लेम सेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, साथ में जो स्टीम है उसका फ्लो है कि नहीं है। ओके, सो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है LP टर्बाइन रेप्चर डिस्क और सेफ्टी वाल्व। तो अभी जैसे कि हमने जो हमारी उस कंडीशन के बारे में बात की थी कि जैसे ब्लैकआउट हो जाएगा या ग्रिड फेलियर की कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ये उसी का एक पार्ट है कि जैसे ही हमारा अगर ग्रिड फेलियर होता है तो क्या होता है कि जनरली यहाँ पर जो LP टर्बाइन के ऊपर जो सेफ्टी वाल्व लगे रहते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती है। तो ये वाल्व ओपन नहीं हो, यही इसी को बोलते हैं हम रेप्चर डिस्क, ठीक है। और इसकी सेटिंग लगभग 5 kg/cm² पे रहती है। तो ये कब ओपन होंगे कि अगर कंडेंसर के अंदर का प्रेशर 5 kg पहुँच जाएगा। कंडेंसर में वैक्यूम रहता है, अगर ये 5 kg पहुँच गया तो इधर से क्या स्टीम LP टर्बाइन के अंदर एंटर होगी। और अगर LP टर्बाइन इधर रोटेट हो रहा था पहले, तो ये कोशिश करेगी कि ये उल्टा रोटेट हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे LP टर्बाइन की ब्लेड डैमेज हो सकती है, जिससे कि क्या होता है कि ये ब्लेड डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ सेफ्टी वाल्व लगाते हैं और ये सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाते हैं और ये प्रेशर पूरा रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है कि यहाँ पर जो हमारा वैक्यूम ब्रेकर लगा रहता है, अगर वैक्यूम ब्रेकर ओपन नहीं हुआ तो हमारे जो LP बाईपास से वो जो स्टीम आ रही थी कंडेंसर में, वो स्टीम यहाँ एक्यूमुलेट होकर यहाँ प्रेशर जनरेट करेगी और ये प्रेशर क्या करेगा कि इस रेप्चर डिस्क को फाड़ देगा या ओपन कर देगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। और आप अगर और भी मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आगे भी ट्राई करूँगा कि क्वेश्चन आंसर पे वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू।